नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं जो कि NCERT के क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 10 है, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से दो पहलुओं के बारे में जो कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। मतलब एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता है, वो भी आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं गति की और दूरियों की। यानी कि देखिए किस प्रकार से ये संबंधित हैं। यदि हम दूरियों की बात करें तो दूरियों को तय करने के लिए आपको गति की आवश्यकता होती है, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे मुख्य हेडिंग भी दिया गया है कि यातायात की कहानी हम जानेंगे कि यातायात किस प्रकार से हमारे समाज में आया और इस समय जो स्थिति है यातायात के हमारे समय में, इस समय वो किस प्रकार से यह आगे बढ़ा, प्राचीन समय में किस प्रकार से था, इसके बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की भी हम कोशिश करेंगे। फिर हम बताएंगे कि मापन आखिर होता क्या है और मात्रक क्या होता है। मीटर पद्धति के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध माप किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। किसी वक्र रेखा की लंबाई किसी को यदि मापना हो तो वह कैसे मापेगा, और गति के प्रकार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम गति के बारे में और दूरियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अध्याय की शुरुआत करते हैं यातायात की कहानी से। यदि हम आज के संदर्भ में देखें कि यातायात के हमारे पास क्या साधन हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े गाड़ियों के नाम लेंगे, बहुत पावरफुल गाड़ियों के, बाइक्स के नाम लेंगे, ट्रेन्स के नाम लेंगे, एरोप्लेन्स के नाम लेंगे, आपके पास बहुत सारे नाम होंगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या था, यातायात किस प्रकार से इंसान करता था, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एक मनुष्य को यातायात की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा एक मकान होता है, हम एक घर में रहते हैं, लेकिन एक घर में रहते हुए हमारे पास सभी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्या सभी चीज़ें एक स्थान पे मौजूद हो सकती हैं? तो हमारे लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होना आवश्यक होता है, लेकिन वो हमारे आसपास नहीं मौजूद होता है। इसलिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हमें यातायात की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक अवस्था में भी हमें यातायात की इसीलिए आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि खासकर व्यापार की बात करें, जब व्यापार प्रारंभ हुआ प्राचीन काल में, तो सबसे ज़्यादा यातायात का महत्व बढ़ गया। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे तो भी वह सफ़र करते थे। तो व्यापार बिना यातायात के संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही स्थान पे सभी चीज़ें हमें उपलब्ध हो सकें। कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी, कुछ चीज़ें किसी अन्य स्थान पे होंगी, तो किसी न किसी एक व्यक्ति को यहाँ से वहाँ जाकर उन स्थानों, उन सामानों को इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए यातायात का महत्व था। और प्राचीन समय में जब कोई साधन मौजूद नहीं था, सबसे पहले यदि हम इसके कहानी की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता था, यदि उसे सफ़र करना होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, तो अपने पैरों का इस्तेमाल करता था। यानी कि वह चलकर सामान्य रूप से जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब थोड़ा परिवर्तन हुआ तो उसने कुछ जानवर भी पाले। जानवरों पे अपने सामान को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह ले जाने लगा। वो सबसे प्रारंभिक अवस्था में नावों का प्रयोग करने लगा। जब उसने देखा कि जो लट्ठे होते हैं, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, उसने देखा कि वह जल में किस प्रकार से डूब नहीं रहे हैं और वह प्रवाहित जल के साथ बहते चले जा रहे हैं, तो उनका माथा ठनका। उन्हें लगा कि हाँ, हम इस पे भी सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने लकड़ियों के तमाम बोट्स बनाए और अपना सफ़र उस पर उन्होंने तय किया। फिर धीरे धीरे समय बदला और जब उन्होंने देखा कि कोई जब गोल लट्ठा होता है वह किस प्रकार पहाड़ी ढलान पे वह किस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर लुढ़कता हुआ चला जाता है, तो उन्होंने देखा कि यह जो
एक प्रकार का पहिया है, पहिया तो नहीं कह सकते हैं, जो लट्ठा है जो मुख्य रूप से ट्रेवल कर रहा है किस प्रकार से पहाड़ी पर से। तो इन्हें ये पता चला कि ये भी एक यातायात का साधन हो सकता है, क्योंकि ये भी स्थान परिवर्तन कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़े आराम से जा रहा है। तो फिर मनुष्यों ने इसमें सुधार करना शुरू किया, फिर उसने धीरे धीरे पहिए का निर्माण किया और पहिए के निर्माण से यातायात में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। यदि इस बात की जाए कि आधुनिक विश्व का जो पहला आविष्कार था, यानी कि उसकी जो पहली शुरुआत थी, जो पहली नींव रखी गई थी, उसे हम पहिए के आविष्कार से ही मान सकते हैं। पहिए के आविष्कार ने मानव जाति को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़े आराम से जाने लगा, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगा तो वो अपने लिए तमाम चीज़ों को लाना शुरू कर दिया, और साथ में ही वहाँ पे ज्ञान का माध्यम भी बदला। यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाने लगे तो दूसरे स्थान के लोगों को जो चीज़ें पता थी, नई नई जो तकनीकें उन्हें मालूम थी, वह तकनीक वह व्यक्ति सीखने लगा। और इससे हुआ ये कि काफ़ी अधिक इसमें परिवर्तन आया। वह एक दूसरे से सीखना शुरू कर दिए, कुछ गुण उन्हें मालूम थे, कुछ गुण उन्हें मालूम थे। तो ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा विकास होना उनके अंदर प्रारंभ हो गया। तो पहिए का जो आविष्कार था वो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जा सकता है मानव जाति का। फिर धीरे धीरे समय बदला, फिर जो जानवरों और पहियों को उन्होंने एक तरह से एक कर दिया, और फिर ऐसे गाड़ियों का उन्होंने निर्माण किया जो जानवरों की सहायता से चलते थे, लेकिन इसमें पहिए लगे रहते थे। जैसे कि बैलगाड़ी है, सामान्य रूप से बैलगाड़ी है जो आज हम प्रयोग करते हैं, वो जानवरों को भी बांधते थे उसमें, और खुद भी उसके हत्थे को पकड़ के, यानी कि गाड़ी के हत्थे को पकड़ के वह चलना प्रारंभ कर दिए, जिससे कि उन्हें सामान ढोने में जो पहले सामान वह अपने कंधों पे या फिर पीठ या फिर अपने सर पे लेके जाते थे, अब वो उस गाड़ी में ही रख के ले जाने लगे। उन्हें काफ़ी आराम इनसे मिला और उनका जो सफ़र था वह लंबे सफ़र की ओर जा सकते थे। अब फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, और फिर जब मध्यकाल में जब वाष्प इंजन का निर्माण हुआ, जब वाष्प इंजन का इन्वेंशन हुआ, तो उस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। यानी कि आधुनिक विश्व का जो सबसे बड़ा जो दूसरा इन्वेंशन था वह भाप का इंजन आप मान सकते हैं, क्योंकि भाप के इंजन ने गाड़ियों को और गति प्रदान की और बेहतरीन उसे बनाया। और साथ में जो पहले शक्ति का इस्तेमाल हम जानवरों या फिर आदमी खुद चलाकर गाड़ियों का करता था, अब वो बंद हो गया, अब वो भाप के इंजन पे चलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे जब समय बदला तो बहुत सारे डीजल इंजन आ गए, पेट्रोल इंजन आ गए, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। अब तो मतलब पूछिए मत, अब तो आदमी सोच रहा है कि अब तो मतलब ऐसे भी प्लेन्स बनाए जा चुके हैं, ऐसे भी सुपर पावर के प्लेन्स बनाए जा चुके हैं जो ध्वनि की तीव्रता से भी तेज़ चल सकते हैं। जैसे कि सुपरसोनिक्स जो विमान होते हैं वह ध्वनि की तीव्रता से भी तेज़ चलते हैं। तो अब धीरे धीरे हम कितना आगे बढ़ गए हैं। तो ये किस प्रकार की कहानी थी यातायात की, कि मनुष्य ने किस प्रकार से यातायात के संसाधनों में अपने विकास किया और आज यहाँ तक पहुँचा है किस प्रकार से। तो अगले हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। यह एक सामान्य प्रश्न लग सकता है आप लोगों को कि यह डेस्क कितना चौड़ा है, लेकिन यह सामान्य प्रश्न ही है। अब यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपके मस्तिष्क में इससे संबंधित और भी जो तमाम प्रश्न हैं वह खड़े हो सकें कि आपके मकान की लंबाई कितनी है, आपके मकान की चौड़ाई कितनी है, या फिर आप अपने घर से निकलकर जब बस स्टॉप की ओर जाते हैं तो उसके बीच की दूरी कितनी है। तो यह केवल एक डेस्क की बात नहीं है, यह केवल एक डेस्क के नापने की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपके आसपास वह सभी चीज़ें या फिर वह सभी दूरियां जहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं, या फिर आपका मकान हो गया, या फिर आपके दरवाजे हो गए, या फिर मतलब कुछ भी ले सकते हैं ऐसी चीज़ें जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न उठना लाजमी है कि वह कितना चौड़ा है, क्योंकि किसी चीज़ का मापन से ही हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं और चीज़ों को गड़बड़ होने से बचा सकते हैं। अब साधारण सा उदाहरण मान लीजिए कि यदि आपके घर पे कोई मेज़ रखा हुआ है और यदि आपकी माता बोलती हैं कि जब बाज़ार जा रहे हो तो उसके लिए एक मेज़ पोस्ट लाओ, उसका एक कवर लाओ जिससे हम उसे ढक देंगे ताकि वह गंदा ना हो।
तो आप सामान्य अवस्था में क्या करेंगे, आप सबसे पहले बाज़ार जाने से पहले उसका माप लेंगे कि कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, और तब आप बाज़ार जाकर उसके सही पैमाने का माप लेने के बाद ही आप एक कवर उसके लिए खरीद सकते हैं जो छोटा ना हो और ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो। यदि आप बिना मापे चले जाते हैं तो क्या स्थिति होगी, तब हो सकता है कि आप बहुत छोटा लेते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा उसके साइज़ का, मतलब उससे दोगुना या तिगुना साइज़ का आप कवर लेते हैं, तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ खेत मौजूद है और खेत की लंबाई चौड़ाई यदि आपको नहीं मालूम है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसके बगल में जिसका खेत है ये भी तो हो सकता है कि रातों रात आपका जो मेड़ है वह काट कर एक नया मेड़ का निर्माण कर दे, फिर आप बोलें कि अरे मेरा खेत तो इतना छोटा नहीं था और बड़ा था। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि कितना बड़ा था तो आप क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो कितना है, इस कितना को जानना ज़रूरी है अपनी चीज़ों के संदर्भ में कि वह कितनी चीज़ें थी। तो आप बता देंगे कि हाँ भाई इसकी चौड़ाई इतनी थी, लंबाई इतनी थी, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, फिर से उसे मापा जा सकता है। हम मापन के बारे में बात करेंगे और मात्रक के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो कितना है, इस कितने में ही छुपा हुआ है इसका मापन, यानी कि इसका मात्रक। यदि मैं पूछूं कि यह समान प्रश्न पूछ रहा है कि यह डेस्क कितना चौड़ा है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। आप इसमें मुख्य रूप से दो तरह की चीज़ें प्रयोग में लाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मापन के बारे में बताया हुआ है कि यदि आप किसी चीज़ को मापते हैं, यदि मैं पूछूं कि यहाँ पे एक बोर्ड मौजूद है, ये एक बोर्ड है जिसके बारे में पूछूं कि ये कितना लंबा है, तो आप समान रूप से क्या बताएंगे। आप इसको बताने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग करेंगे, दो अवयवों का इसमें प्रयोग होगा। यदि मान लीजिए ये है 50 सेंटीमीटर है ये, तो इसमें देखिए दो अवयवों का प्रयोग हुआ है। एक तो यह संख्या है जो बता रहा है कि यह कितना है, और कितना क्या है, और ये जो सेंटीमीटर है इसके माप को बता रहा है। यदि हम सेंटीमीटर हटा दें तो ये जो संख्या है यह कुछ भी है, मतलब ये नगण्य माना जाएगा। यानी कि आप केवल संख्या बताकर चीज़ों को नहीं बता सकते हैं कि वह उसकी लंबाई या फिर उसकी चौड़ाई कितनी है। यदि मैं पूछूं कि आप बताइए कि आपके घर से आपके बस स्टैंड की दूरी कितनी है, आप बता दिए सर 100, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है 100, लेकिन बाद में जब मैं विचार करूँगा तो फिर कन्फ्यूजन की अवस्था में मैं आ जाऊँगा और पूरी तरह से मैं मतलब ये समझ ही नहीं पाऊँगा कि आखिर 100 है क्या। यानी कि 100 आपने बताया तो कि आपके घर से बस स्टैंड की जो दूरी है वो 100 है, लेकिन मैं बाद में बताऊँगा कि वह क्या वह कदम है या फिर फिट है या फिर सेंटीमीटर है या फिर मीटर है या फिर किलोमीटर है, या फिर किसी डंडे के माप से आपने 100 डंडे माप लिए और फिर आपने बताया कि वह 100 डंडे हैं। तो यहाँ पे 100 किसी चीज़ को इंगित नहीं करता है, वो बस एक संख्या है, सामान्य संख्या है। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे इसके आगे जो आप सेंटीमीटर या फिर डंडा ही लिख दें, आपके पास कोई डंडा मौजूद हो, उससे आप उस दूरी को माप लीजिए और 100 डंडे के बराबर आया है तो 100 आप लिखेंगे ही, लेकिन आपको बाद में वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो डंडे से हमने उसे मापा है, तब जाके क्लियर होगा कि हाँ वो क्या चीज़ है। और ये जो डंडा यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे 50 किलोमीटर जो हम लिखते हैं, ये सब क्या है, ये किलोमीटर, डंडा, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, ये मात्रक है। इसे ही हम मात्रक कहते हैं, और मात्रक के सहारे ही हम वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक पद्धति आती है, यानी कि दूरी मापने के लिए जो सबसे अधिक जिस मापन का प्रयोग किया जाता है उसे हम मीटर पद्धति कहते हैं। मीटर पद्धति का हम बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। मीटर पद्धति का सबसे पहला जो इस्तेमाल था, या फिर इसका यदि कहा जाए कि इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो वह फ्रांस में हुई थी 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति की खोज की थी, या फिर मीटर पद्धति का निर्माण किया था कहा जा सकता है। और
यह एक ऐसी पद्धति है जो पूरे विश्व में काम में आती है इस समय मापने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारी समस्याएं होती थी। आखिर इन सभी पैमानों की आवश्यकता क्या पड़ी? यदि मैं जो बताया कि यहाँ पे जो मात्रक है एक डंडा है, या फिर लाठी आप ले सकते हैं, या फिर आप कदम ले सकते हैं कि 50 कदम, तो ये सब कदम, लाठी, डंडा, ये सब मात्रक तो माने जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सभी के लिए सही नहीं हो सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ का माप कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपका कमरा ही है और आप उसे कदमों से नापते हैं अपने, तो हो सकता है कि आप 15 कदम मापें उसे और फिर अपने दोस्त से बोलें कि तुम मापो। ये भी हो सकता है कि भाई उसका पैर थोड़ा सा छोटा हो और छोटा होने के नाते वह 17 या 18 आए। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पैमाना हो कि 50, यदि मैं 50 कदम बोल दूँ तो वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा कि 50 कदम यूनिवर्सल ट्रुथ है ही। मैं किसी चीज़ को माप के आ रहा हूँ, मान लीजिए मैं गया खेत मापने, 2 भाई हैं, 2 भाइयों का खेतों का बंटवारा होने वाला है। एक भाई गया, दूसरा भाई बोला कि भाई जाओ तुम कदमों से माप, मतलब वो बोला कि जाओ माप लेना और बता देना कि तुम जाओ माप लो और मैं मेड़ बना दूंगा उस पर, यानी कि आधा आधा हम लोग कर लेंगे खेत, तो तुम जाओ, तुम्हारा काम है मापना और मेरा काम है जाके उस पर मेड़ बनाना। वो छोटा वाला भाई गया, अब वो अपने कदमों से माप रहा है और भाई से आके बोल दिया कि भाई 50 कदम थे वो। अब भाई आके कहेगा चलो ठीक है 50 कदम थे, यानी कि हमें 25-25 कदम पे इसे बांट देना है। अब मान लीजिए छोटा वाला भाई गया है, उसका कदमों की जो लंबाई है वह छोटी हो सकती है। अब बड़ा वाला भाई गया 50 कदम माप के या फिर 25 कदम माप के जब आधा किया, तो वास्तविक रूप से वह आधा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कदमों से वह 50 कदम था, लेकिन इसके कदम से यदि वह 25 कदम माप के उसका अगर हिस्सा बनाएगा तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तब छोटे भाई को कम हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इसका पैर, जो बड़े वाले का जो पैर है वह बड़ा है। तो इसी तरह से डंडे में भी बदलाव हो सकते हैं, या मतलब ये सब मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी मात्रक बेकार चली जाती हैं। हालांकि सामान्य अवस्था में हम इसका प्रयोग करते हैं। आज भी आप देखते हैं कि जब माली से जब आप माला खरीदने जाते हैं तो किस प्रकार से वो अपने हाथों की लंबाई से उसे मापने का प्रयोग करता है। सामान्य अवस्था में औरतें जो होती हैं वो अपने साड़ियों को मापती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और उन्हें लगता है कि मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो 1 मीटर हम इसे मान सकते हैं, और इससे हम लोग 10 बार मापते हैं साड़ी को। और औरतों को लगता है कि अगर इस तरह से मापा जाए और यदि 10 उसकी लंबाई आ जा रही है, 10 हाथ के बराबर वो आ रहा है, तो यह मान सकते हैं कि वह 10 मीटर के बराबर है, जो कि एक अच्छा पैमाना माना जाता है किसी साड़ी का। तो इस तरह की चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे मीटर पद्धति का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस ने किया 1790 ईस्वी में, और इन्होंने बताया कि यदि हम मीटर पद्धति से किसी चीज़ को मापें तो वो बहुत ही शुद्ध आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे विश्व में भी लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली ने इसे अपना लिया था। अब मीटर पद्धति क्या होता है? तो मीटर मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं 1 मीटर की, 1 मीटर की यदि मैं बात करूं तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर की यदि मैं बात करूं तो उसमें कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm के, यानी कि 10 मिलीमीटर के। यहाँ पे 10 होगा, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक और चीज़ हम मापते हैं, 1 किलोमीटर भी माप लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर एक होता है। मीटर पद्धति तो ठीक था, लेकिन इसके बड़े पैमाने को मापने के लिए, मान लीजिए कोई दूरी बहुत अधिक है, तब हमने मीटर के स्थान पर किलोमीटर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये इसी पैमाने के अंतर्गत ही आता है। लेकिन 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? वह 1000 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक, मान लीजिए एक दूरी है, एक लाइन खींच रहा हूँ जिसकी दूरी है यह सामान्य रूप से, अब मान लीजिए यह 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर होने का मतलब यह है कि यदि हम इसे 1000 बराबर भागों में बांट दें, इस प्रकार से ऐसे ही बांटते चले जाएं, तो जब हम 1000 भागों में बांटेंगे, जब यानी कि 1000 भागों में यदि इसे बांट दिए तो यह 1 किलोमीटर के हो जाएगा।
और 1 किलोमीटर में यदि हम 1000 भागों को विभाजित करें तो जो 1000 जो आएगा वह क्या होगा, वह मीटर होगा, यानी कि प्रत्येक मीटर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये 1 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की मीटर 4 मीटर। ऐसे ही जब 1000 पूरा हो जाएगा तब वो जाके 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसे इसलिए अपनाया गया क्योंकि भाई मीटर में लंबी दूरियों को माप पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए 1 किलोमीटर का प्रयोग किया गया। अब हम इसे देखते हैं कि ये 1000 मीटरों में समान भाग में बटा हुआ है, और यदि हम इसके एक हिस्से को ले लें, यहाँ से यहाँ तक के जो एक हिस्सा है, और इसे हम यहाँ पे कर दें ऐसे, यह एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम बड़े रूप में दर्शा रहे हैं, और यह 1 मीटर के बराबर है। जैसे कि आपको पता है कि 1000 मीटर में बटा हुआ था, तो इसे यदि 1 मीटर का यदि ये है, और 1 मीटर को यदि हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो 100 बराबर भागों में यदि बांट दें तो इसका जो एक भाग होगा यही सेंटीमीटर कहलाएगा, यानी कि यह सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और जब 100 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा तो यह पूरा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, इसे यदि हम अलग कर लें, यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला पोर्शन, अब इसे जब हम 10 भागों में विभाजित कर देंगे, बराबर 10 भागों में यदि विभाजित कर दें तो जो 10 भागों में विभाजित होगा वह 10 mm के बराबर होगा। तो इस तरह से मीटर पद्धति काम करती थी। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, ये फ्रांस में 1790 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो पहले पैमानों में बड़ा हेर फेर होता था, बहुत गड़बड़ हो जाता था। इसके कारण बहुत सारा उन्माद भी समाज में पैदा हो गया था। एक तरह से मारपीट शुरू हो जाता था, झगड़े शुरू हो जाते थे, क्योंकि सही पैमाना किसी के पास मौजूद नहीं था। किसी देश में कुछ लोग उंगलियों से माप रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके, कुछ लोग बित्तों से यानी कि ऐसे माप रहे हैं, 1 2 3, कुछ इसका प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लाठी का, कुछ डंडे का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ और जब व्यापार शुरू हुआ एक दूसरे देश से, तो इस प्रकार की समस्याएं आने लगी मापन के संबंध में, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग पद्धति का इस्तेमाल होता था मापने के लिए। कोई अपने उंगलियों का प्रयोग कर रहा है, तो कोई हाथ का, तो कोई कदमों का, तो कोई मतलब अलग अलग पद्धतियाँ, कोई डंडों से नाप रहा है। तो प्रत्येक देश में मतलब देश के एक हिस्से में, मान लीजिए एक देश में तो वो काम चल जाता था कि चलिए भाई सब उस चीज़ को जानते थे, कुछ हद तक वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होते थे, लेकिन कुछ हद तक काम चल जाता था। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट की जब बात आई तो चीज़ें और ज़्यादा दिक्कत हो गई, मतलब और ज़्यादा समस्या पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि उस देश में कुछ और मानक प्रणाली चल रहा था, हमारे यहाँ कुछ और चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें चलने लगी। तो इसी चीज़ से निजात दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से जो बहुत सारे मतलब विश्व के जितने साइंटिस्ट थे उनका एक सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में कुछ मानक प्रणाली इन्होंने स्थापित कर दिया। अब इससे हुआ ये कि जो 1 किलोमीटर अमेरिका का रहेगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर अमेरिका की जितनी दूरी होगी वह 1 किलोमीटर भारत की भी दूरी भी वही होगी। 1 लीटर तेल यदि आप अमेरिका में लेने जाएंगे तो आपको उतनी ही तेल की मात्रा मिलेगी जितनी भारत में 1 लीटर तेल लेने पे मिलेगी। यानी कि अब कुछ एग्जैक्ट चीज़ें आने लगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली ने यह सर्वे किया कि कौन कौन से देश में कैसे कैसे किस प्रकार के मापन पद्धति हैं, और उन मापन पद्धति से सबको परिचित करा दिया कि भाई यदि कोई बोले कि यह 1 किलोग्राम है या फिर 1 किलोमीटर है या फिर 1 किलोलीटर है, तो कोई दिक्कत ना हो। 1 लीटर मान लीजिए कोई बोल रहा है, तो जैसे अमेरिका में जितना है उतना ही माप हम भारत में भी ले सकते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार ही हुआ ये, और इसी के चलते अब चीज़ें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होती चली जा रही हैं। अब बहुत सारे मानक प्रणाली आ गए हैं, किलोमीटर है, फिट है, सेंटीमीटर है, इंच है। अब ये सभी के सभी मानक प्रणाली ऐसे हैं जो मतलब
हर जगह काम में ली जाती हैं, इसमें आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगा। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं हम लंबाई का यथार्थ यानी कि परिशुद्ध माप किस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास मीटर पैमाना है या फिर फिट पैमाना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें चीज़ों को सही ढंग से मापना भी आना चाहिए। इसका भी कुछ नियम होता है कि हम चीज़ों को किस प्रकार से माप रहे हैं। यदि हम मापन सही ढंग से नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाएगा। तो इससे होगा ये कि आप जिस विधि से माप रहे हैं और कोई और उस विधि से माप रहा है तो विधि एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सही ढंग से माप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये कि यदि आप किसी चीज़ को माप रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक स्केल है जिसमें मुख्य रूप से 1 से 30 सेंटीमीटर का पैमाने इसमें दिया हुआ है और इंच के पैमाने दिए हुए हैं जो कि 12 इंच का है, यानी कि पूरा 1 फीट का आप लोगों का एक पैमाना है जिससे हम लंबाई माप सकते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध लंबाई की माप करने के लिए आप लोगों को, यदि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ और पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सामान्य रूप से इसे मापने के लिए इस स्केल का प्रयोग करेंगे और इस स्केल को इस प्रकार से रखेंगे। अब इस प्रकार से रखने के बाद आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान देनी है कि आप यहाँ खड़े होकर इसे माप नहीं सकते हैं, यह कुछ गड़बड़ बताएगा। आपको परिशुद्ध माप के लिए इसके सामने रहना होगा, बिल्कुल इस तरह से, यानी कि यह जो दूरी मापी जा रही है, जब आप इसके सामने रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यह तो 15 सेंटीमीटर का है, यानी कि 6 इंच के आसपास का है, यानी कि आधे फीट के आसपास का यह दूरी है। तो आपको मापते हुए दूरी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आपके आँखों का जो एंगल होना चाहिए वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए जहाँ पे उस माप को लिया जा रहा है। ये नहीं कि 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर से उधर से देख के यदि आप चीज़ों को अनुमान लगा ले रहे हैं तो वो चीज़ें कुछ हद तक सही होंगी, लेकिन पर्टिकुलर रूप से वह सही नहीं होंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यदि इसे मीटर या फिर फिट का यदि प्रयोग कर रहे हैं इंच पटरी का, तो आप बिल्कुल उसके सीधे पे खड़े होकर, इसके सीधे पे इस प्रकार से खड़े होकर इसका माप लें ताकि सही माप आप लोगों को मिल सके। दूसरी बात ये कि ये तो मान लीजिए स्टील का है तो यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन हम सामान्य रूप से प्लास्टिक के जो होते हैं इंच पटरीज होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो कई बार ये सिरे पे, शुरुआती सिरे पे वह टूटा रहता है। तो इसका मापन किस प्रकार से करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे ही है, मान लीजिए यहाँ पे 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, 1 से अगर ये टूट के अलग हो जाए तो आप इस तरह से नहीं माप सकते हैं कि हम 1 से शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक माप रहे हैं। तब होगा ये कि आपका 1 सेंटीमीटर हमेशा चीज़ें छोटी होंगी। आप बताएंगे ज़्यादा, आप बताएंगे यहाँ से यहाँ तक कि मान लीजिए यदि हम इसे मापूँ, इसका परिशुद्ध माप जो है वह 15 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, लेकिन मान लीजिए हिस्सा अगर टूट गया है तो हमें 1 से नहीं मापना है चीज़ों को। अब 1 से मापेंगे तो यह 16 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन वास्तव में यह कितना है? वास्तव में यह 15 सेंटीमीटर ही है। तो मान लीजिए अगर यह सिरा आपका टूट गया है तो आप 1 से माप तो सकते हैं, लेकिन अंत में जितना मान आ रहा है उसमें से आप उस संख्या को घटा दीजिए जितना हिस्सा इसका टूटा हुआ है। मान लीजिए यहाँ यहीं पे मान लेते हैं हम, तो यह 16 सेंटीमीटर आ रहा है पैमाने के टूटने के बाद, यानी कि 1 सेंटीमीटर पैमाना टूटा हुआ है तो आ रहा है। तो अब जितना टूटा हुआ है उसमें से उस मान को यदि हम घटा देंगे तो यह 15 आ जाएगा, और यह 15 इसका वास्तविक उत्तर हुआ। कि तो इस तरह से आप इंच पटरी का प्रयोग करके सही माप ले सकते हैं किसी चीज़ का। अब तो ये हो गया सीधे माप की बात। यदि मैं बोलूं कि आपके चेस्ट का माप कितना है, या फिर एक आपके घर के सामने कोई पेड़ है उसका माप कितना है, वो कितना चौड़ा है, तो आप किस प्रकार से मापेंगे? तब क्या वह इस चीज़ से मापा जा सकता है? या फिर आप दर्जी के पास जा रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि हमारे लिए कपड़े सिल दें, तो वो क्या इस प्रकार के इंच पटरी से आपको मापता है? इसे मापना मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा यदि मुड़ेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसके लिए हम किस प्रकार के पटरी का इस्तेमाल करते हैं? इसलिए इसके लिए हम मुख्य रूप से इस फीते का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल यही माप है। यानी कि जो माप इसमें दर्शाए गए हैं, जिन बिंदियों पे इनकी जो पैमाने हैं वह दिए गए हैं,
उनका जो मात्रक है वो दिया गया है, लगभग इतने पे ही आपको इसमें भी मिल जाएंगे। यानी कि ये जो फीता है इससे आप गोलाई मापने में मदद मिलती है। अब हम इससे ये भी माप सकते हैं, ये आसानी से मापा जा सकता है, ये आसानी से मापा जा सकता है इस पर। लेकिन यदि मैं बोलूं कि अब कोई गोलाई मापना है आपको, फिर ऐसी कोई चीज़ मापना है जिसमें घुमाव की आवश्यकता पड़ती है, तब आप इस प्रकार के इंच पटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब आपको इस प्रकार के पटरी का या फिर इस प्रकार के फीते का इस्तेमाल आप लोगों को करना होगा जो पूरी तरह से मुड़ जाता है। देखिए किस प्रकार से गोल मुड़ जा रहा है। तो इससे सही वास्तविक ज्ञान आपको पता चल पाएगा कि कोई कितना मीटर लंबा है या फिर कितना सेंटीमीटर चौड़ा है। अब यदि मैं बात करूं कि किसी वक्र रेखा को कैसे मापा जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यदि कोई वक्र रेखा है, यानी कि कोई कर्व्ड रेखा है इस प्रकार से, तो इसका माप हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम इससे मापना आसान होगा? इससे क्या माप सकते हैं? इससे हम नहीं माप सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से ऐसे मोड़ के इसको कैसे मोड़ेंगे, मगर मोड़ना शुरू करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो यदि किसी वक्र रेखा को मापना है तो आप एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। और रस्सी के एक सिरे को आप पकड़कर, रस्सी के किसी एक सिरे को पकड़कर यदि आप इस तरह से इसे मापना शुरू करें, तब आप माप सकते हैं। फिर यहाँ पे उंगली लगाकर फिर इसके आगे का माप ले लें और फिर आप इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी जो रस्सी है वह समाप्त हो जा रही है, यानी कि इसकी जो दूरी है वह पूरी इतनी है, इतनी बड़ी है। अब देखिए अगर ऐसे हम मापें तो इतना ज़्यादा बड़ा आ जा रहा है, ये इतना ज़्यादा बड़ा आ रहा है, देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये पूरा हिस्सा इतना बड़ा है ये। तो कर्व को हम इस रस्सी के सहायता से या फिर किसी धागे के सहायता से माप सकते हैं। अब ऐसे मापने के बाद आपको क्या करना है, आप इंच पटरी का प्रयोग करेंगे और जहाँ तक आपने मापा है उस पर निशान लगाए रखिए और इस इंच पटरी के सिरे से इस पर पकड़ के ऐसे आप इस तरह से माप सकते हैं। तो आपको पता चलता है कि ये लगभग 27.5 सेंटीमीटर के बराबर है। यह एग्जैक्ट 27.5 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। अब मुझे बताइए कि यदि आप इसे सीधा इस पटरी से मापना शुरू कर देते हैं, इस रस्सी से ना नापते, तो ये जो 27.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो यदि हम इसके सिरों की बात करें तो ये लगभग आपका आ रहा है 22.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। 22.5 सेंटीमीटर और 27.5 सेंटीमीटर, कितना बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पटरियों के माध्यम से या फिर अलग अलग विधियों के माध्यम से मापेंगे, तभी उसकी सही जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी, तभी हम चीज़ों को सही ढंग से माप सकेंगे। तो ये हो गई अब मापन की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गति के बारे में कि गति कितनी प्रकार की होती है। तो जैसे आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो गति करती है, जो कुछ कभी कभी गति करती है, कुछ लगातार गति कर रही है। तो उन गतियों के बारे में हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। जैसे मोटर गाड़ी चल रही है, आपकी जो घड़ी की सुई है वो चल रही है, आपका टायर घूम रहा है, या फिर अन्य किसी प्रकार की गति हो रही है। जो सुई की वो जो आपके घर में जो इस्तेमाल होता है, जो मशीन होता है सिलने वाला, उसमें जो सुई होती है वो देखिए किस प्रकार से ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये सब क्या है, ये सब गति है। और गति कितने प्रकार की होती है, तो इसमें हम लोगों को गति के 3 प्रकार के बारे में बताया गया है, यानी कि सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति। सबसे पहले हम सरल रेखीय गति के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि मैं बोलूं कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, जो एक सड़क, मान लीजिए एक सड़क है, और एक चीज़ है जो बिल्कुल सीधे जा रही है, ऐसे मान लीजिए एक कार है जो बिल्कुल सीधे जा रही है इस प्रकार से, तो ये किस प्रकार की गति होगी? इसमें कोई घुमाव नहीं है, बिल्कुल सीधे आगे बढ़ते चली जा रही है, तो किस प्रकार की गति होगी? ये सरल रेखीय गति होगी। इसे ही सरल रेखीय गति कहते हैं।
सामान्य रूप से हम जब सीधी कोई गाड़ी चलाते हैं या फिर हम सिर्फ बिल्कुल सीधे एक पटरी पे चलते हैं तो वो जो गति होती है वो सरल रेखीय गति कही जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो परेड होता है और जवान किस तरह से बिल्कुल सीधे चलते हैं लेफ़्ट राइट करते हुए, तो वो जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, वह सरल रेखीय गति होती है। अब हम बात कर लेते हैं वर्तुल गति, यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में हम बात करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई चीज़ अपने स्थान पे, मतलब उसको एक जगह पे केंद्रित रहती है, लेकिन उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो गोल गोल घूमता है। उदाहरण के रूप में हमारे पास यहाँ पे एक वर्तुल गति का हम एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। हमारे पास ये देखिए एक धागा है जिसमें एक वस्तु बंधा हुआ है। हमें कुछ नहीं मिला तो हम आलू बांध दिए इसमें। तो यदि मैं ऐसे घुमाना शुरू करूँ इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो गति है ना, यही वर्तुल गति कहलाती है। ये इस प्रकार से जो एक स्थान से ये किस प्रकार से घूम रहा है, ऐसे ये एक स्थान पे जुड़ा हुआ है ये, हाँ, ये यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो बाहरी सिरा है वह किस प्रकार से गोल गोल घूम रहा है। तो ये जो है वही वर्तुल गति है। अब इस प्रकार की गति कौन कौन सी वस्तुएं करती हैं? आपके घर में जो सुई होता है, आपके घर में जो घड़ी होता है, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, वो भी आपको देखेंगे वो इसी प्रकार की गति करती है, ऐसे ऐसे वो गति करेगी। और सामान्य रूप से आपकी जो मोटरसाइकिल हो गई, आपकी जो कार हो गई, या फिर आपका जो साइकिल हो गया, उसका जो पहिया होता है वो भी कौन सी गति करती है? वो भी वर्तुल गति, यानी कि सर्कुलर मोशन उनके अंदर भी होता है। सरल रेखीय गति हो गया, वर्तुल गति हो गया। अब हम आवर्त गति की बात कर लेते हैं। आवर्त गति में क्या होता है? आवर्त गति में कोई वस्तु अपने स्थान को दोहराती है, यानी कि मान लीजिए एक वस्तु है तो अपने स्थान को फिर से दोहराएगी, यानी कि इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। यानी कि जहाँ सर्कुलर मोशन में, यानी कि वर्तुल गति में, ये जब एक बार आगे बढ़ती थी एक दिशा से तो पूरा घूम के ऐसे वापस आती थी और ये लगातार घूमती थी ऐसे ऐसे। लेकिन आवर्त गति में यह पूरा घूमने के बजाय यह अपने किसी एक निश्चित स्थान पे ट्रेवल करती है बार 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 बार। तो इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं? इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यदि मैं ऐसे ऐसे इसे गोल गोल घुमाऊँ तो ये क्या है? ये वर्तुल गति कही जाती है। यदि हम इसे इस प्रकार की गति दें तो आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से दोहराव कर रहा है अपने स्थान पे। यह वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो ये कौन सी गति है? ये हम लोगों की आवर्त गति कही जाती है, यानी कि पीरियोडिक मोशन कही जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था। गति एवं दूरियों के बारे में आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा होगा। हम बहुत अधिक गहराई से बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास 6 के चैप्टर्स हैं, तो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो जब बड़ी कक्षाओं में बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को भी, अपने चीज़ों की गहराइयों को भी समझने की जो गति है उसे हम और ज़्यादा गति प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।